अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल है? वेलकम। हाउ आर यू ऑल डूइंग? एक इनकरेजिंग बात यह है, मैं ज़रा खुश हूँ कि जंगबंदी या सीज फायर जो वो जो शुरू हुआ था सिलसिला, अब उसमें एक्सटेंशन नज़र आ रही है और होपफुली ये मामला रेजोल्यूशन तो पता नहीं, इट्स टू अर्ली टू से। रोज कोशिश की जाती है कि कुछ दिन और एक्सटेंड हो जाए। हाँ। और फिर दो तीन दिन करके जरा आगे बात चल एक्सटेंशन मिल रही है। लेकिन हमने अगर इफ यू लुक एट हिस्ट्री और पास्ट जंगों में भी अगर आप देखें तो सीज फायर इसी तरह ही स्टार्ट होती है कि फॉर अ लिमिटेड पीरियड एंड देन इट इज एक्सटेंडेड। सो वी आर होपिंग दैट इट स्टेज दिस वे। जिस पे हम गजा में सूरत हाल कुछ मतलब हर वक्त जो बम बरस रहे थे और हर वक्त का जो जान को खतरा लाहक था, थोड़े दिन के लिए ही सही, थोड़े अरसे के लिए ही सही, अभी इट्स बीन अ फ्यू डेज लिटरली, लेकिन लोगों ने सुख का सांस, तो आई गेस इज अ वेरी बिग टर्म, बट लोगों ने सांस लिया है एटलीस्ट। सांस मतलब ब्रीदिंग स्पेस एक जरूर मिल गई है। से बिकॉज अगर गजा की हालत देख लें और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया न्यूज़ उस पर दिखा रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब उनके पास लिटरली कोई जगह ऐसी रही नहीं है कि जहाँ बम ना फेंका हो, तो इट्स ऑल रबल नाउ। तो अब वो अगर बम फेंकेंगे भी तो वो लिटरली शायद ज़ाया ही कर रहे होंगे इजरायली। लेकिन ये ब्रीदिंग स्पेस बहुत ज़रूरी थी एंड ऑफ कोर्स प्रिजनर्स का भी उधर जो तबादला हो रहा है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दुनिया भर में आपको पता है कई हफ्तों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कराची में भी मुताद छोटे छोटे प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, लेकिन आज एक बड़ी रैली, एक बड़ा मुजाहिरा जिसका एहतमाम सिविल सोसाइटी की तरफ से किया गया है, जिसमें तमाम ही सियासी ख्यालात से ताल्लुक़ रखने वाले और जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शामिल होंगे, हो सकते हैं, उनको भी दावत दी गई है। और ऑफ कोर्स वी आर होपिंग कि हम कुछ दिनों से इनफैक्ट इसकी बात कर रहे हैं, आज भी हम ज़रा उनके ऑर्गेनाइजर आएंगे और ज़रा मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वी वुड लाइक कि एनीबडी हु इज़ इन कराची, आप इस प्रोटेस्ट में ज़रूर जाएं, अपनी हाज़िरी लगवाएं, क्योंकि वही वाली बात है ना कि लिटरली अगर आज हमने उनके लिए आवाज़ ना उठाई तो कल को हमारे लिए कोई नहीं होगा। ये वो वाली बात अब हो चुकी है और अब गलत एक चीज़ होते हुए जब देख रहे हो तो कैसे इंसान चुप रह सकता है। और इट्स गोइंग टू बी इंशाल्लाह सेफ स्पेस जिसमें आप जरूर जाएं। 3:30 बजे दोपहर को होगी, आपको जरूर आगे चलकर बताएंगे। इन द मीन टाइम आपको पता है हमारा दौरा ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। क्या तैयारियां हैं ये आपको बताना ज़रूरी है। टेस्ट स्क्वाड ने पहले पिंडी में 4 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया है, फिर लाहौर की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भी भरपूर प्रैक्टिस की है। टीम आज रात गए 18 रुकनी स्क्वाड, एज इन स्क्वाड अलग होता है आपको पता है, और 17 रुकनी ऑफिशियल्स। It's okay, Uma. I don't know what's okay about it. मतलब जितने प्लेयर्स जा रहे हैं उतना ही एक ऑफिशियल्स भी जा रहे हैं। कंपैरिजन की यूजुअली 18 रुकनी या 16 रुकनी या 17 रुकनी स्क्वाड के हमरा कितने ऑफिशियल्स जाते थे। अभी थोड़ी देर में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याह्या हुसैनी हमें ज्वाइन करेंगे, तो we'll just try to draw a comparison, okay? कि आपके हमारी ये परेशानी जो थोड़ी सी आपको ज्यादा हो रही है, ये जायज़ है या ये गैर ज़रूरी है? अच्छा, साथ ही आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट जो है वो 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा और नए टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ तो काफ़ी पुरज़म नज़र आ रहे हैं। इज़ वेरी होपफुल कि बहुत ही अच्छा हम तैयारी है हमारी। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया खेलने नहीं, अच्छा परफॉर्म करने और जीतने के लिए जा रहे हैं और इसके लिए हर तरह से तैयार हैं। चैलेंजिंग कंडीशन के अंदर जाके हमने परफॉर्म करना है, विच इज़ ऑलवेज गिव यू अ बूस्ट एज ए टीम, और हम सब इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो टीम डायरेक्टर का रोल है वो स्ट्रेटेजिकल प्लान्स की एग्जीक्यूशन है, वो उसको देना, और फिर जो सपोर्टिंग स्टाफ हमारे पास मौजूद है, जो कोचिंग स्टाफ हमारे पास मौजूद है, उन्होंने उस प्लान के मुताबिक जो है वो फैसिलिटेट करना है प्लेयर्स को, ताकि एक राइट मैसेज आए और वहाँ से जो परफॉर्मेंस है प्लेयर्स की वो हमें वापस मिले। अच्छा, वी आर होपफुल के हफीज़ जिनको हम बहुत ऑब्वियसली पसंद करते हैं, हमारे बड़े फेवरेट प्लेयर रहे हैं, बट ही इज़ वेरी होपफुल। वो कह रहे हैं कि टीम का माइंडसेट भी जो है ना वो तब्दील हो गया। इतने से दिनों में कैसे तब्दील हो गया है? बिल्कुल मोटिवेशनल स्पीकर की तरह साउंड कर रहे थे मोहम्मद हफीज, व्हिच वी रियली लाइक एज़ वेल, लेकिन एकदम से कैसा टर्न अराउंड हो गया सारा कुछ। लेट्स सी इट बाय द वे, इसीलिए इनको प्रोफेसर भी कहते हैं ना, इनकी मोटिवेशनल स्पीकिंग स्किल्स हैं और शायद इतना अच्छा बोलते हैं तो वो भी जाते होंगे। क्या वैसे उसकी भी हिस्ट्री में जाना चाहिए कि इनको प्रोफेसर कहाँ से क्यों नाम पड़ा था? क्या ये बहुत फलसफा झाड़ते थे या फिर ये बहुत मोटिवेशनल स्पीकर टाइप थे या फिर और क्या मामला? अच्छा बोलते हैं और जहाँ कुछ कहना होता है वहाँ से ही कहते हैं। याह्या
होंगे ना उनसे हम पूछ वर्ल्ड लेंगे। कप के दौरान मोहम्मद हफीज खुद इस क्रिकेट स्ट्रक्चर को तनकीद का निशाना बना रहे थे, गैर मुल्की कोचेस पर एतराज़ कर रहे थे, लेकिन खुद गैर मुल्की कोचेस की खिदमत हासिल कर बैठे हैं। अब ये क्या दोहरा मयार है? Why are you being like that? Now they are going, so we need to be hopeful। और कहीं ना कहीं से तो दोबारा शुरुआत करनी है, तो जा रहे हैं, बच्चा खेल लेंगे। अच्छा, अभी ना कुछ कहें। बैटिंग कोच हमारे इंग्लैंड के होंगे, ऑस्ट्रेलिया के साइमन ग्रांट जो हैं वो परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर हो गए हैं। बहरहाल टीम और कप्तान की तब्दीली के बाद मोहम्मद हफीज मुतमईन हैं और एक बार फिर देखा गया है कि शख्सियात बदलने तक ही सब महदूद रहा है। सिस्टम अपनी जगह वैसे ही काम कर रहा है। अगला वर्ल्ड कप आने तक सब चलेगा, फिर नए लोग आएंगे, फिर मुझे आपकी टोन नहीं अच्छी लग रही। अच्छा, देखिए हफीज कितने होपफुल है और आपकी टोन इतनी टॉन्टिंग है, ऐसे नहीं चलेगा। टॉन्टिंग नहीं है, मतलब यू नो देयर इज चेंज, बट इट्स जस्ट दैट faces have been changed and nobody is working on on improving the system. If there is a flaw in the system, तो फिर सिस्टम को ठीक करने के लिए कौन कर रहा है? Too short a time for that, तो लिहाजा भी फेसेस ही बदले जा सकते थे। इलेक्शन के बाद शायद चीज़ें बदले। इन एनी केस इस पे हम बात भी कर लें, अगर याहिया हमारे पास आ गए। याहिया आ गए हमारे पास? जी आ गए हैं। याहिया, 2-3 बातें सबसे पहले तो हम शुरू कर लेंगे, और टीम कैसी है, क्या परफॉर्म करेगी, दैट्स अनदर स्टोरी। पहले तो बताएं, इज इट अ यूजुअल प्रैक्टिस कि 18 टीम जो रुकनी टीम हो, स्क्वाड हो, और फिर ऑफिशियल 17 हो, मतलब इक्वल चलता ही है इस तरह? जी बिल्कुल हुमा और अब्दुल्ला, आपको सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और बिल्कुल आपका सवाल अपनी जगह मौजूद है, बट अगर इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट को आप देखें तो 18 रुकनी स्क्वाड के साथ 20 लोग भी ट्रैवल करते हैं, क्योंकि अब हर चीज का एक कोच है। तो अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो ये कुछ घाटे का सौदा नहीं है कि 18 खिलाड़ियों के साथ 17 ऑफिशियल जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। आपके मैनेजर हैं, उनके भी असिस्टेंट मैनेजर हैं, आपके बैटिंग कोच हैं, उनके भी असिस्टेंट जो है वो हैं। तो ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। फिर आपके साथ मीडिया मैनेजर हैं, फिर आपके साथ वीडियो एनालिस्ट हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये तादाद जो है वो अगर दूसरे मुल्कों के स्क्वाड के साथ आप कंपेयर करें तो फिर भी कम। अच्छा याहिया, ये बहुत अच्छा किया कि आपने ये क्लियर कर दिया, वरना हम एवं ही तनकीद करते रहते हैं। और इनफैक्ट एज वी स्पीक हमें पूरी लिस्ट भी आ गई है कि वो 17 जो लोग हैं वो एग्जैक्टली कौन कौन हैं, कोचेस हैं। यू आर वेरी राइट कि हर फास्ट बॉलिंग कोच, स्पिन कोच, फील्डिंग कोच, मतलब वो हर चीज़ के बिल्कुल मुख्तलिफ है। दैट्स गुड, ये करेक्ट हो गया। चलें दैट मेक सेंस। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे हफीज़ की मोटिवेशनल स्पीकिंग एबिलिटीज़ की, माशाल्लाह बड़े पुरअज़्म नज़र आ रहे थे। तो ये मोटिवेशन जो है ये हफीज़ तक महदूद है या इसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी हमें आने वाले दिनों में नज़र आएगा? और हफीज़ टीवी पे बैठकर इसी वर्ल्ड कप के दौरान इसी स्ट्रक्चर को तनकीद का निशाना बनाते थे, गैर मुल्की कोचेस को तनकीद का निशाना बनाते थे। अब ये उसी स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, खुद एक पोजीशन ऑफ पावर पे आके बैठ गए हैं, लेकिन इन्होंने भी वही किया जो इससे पहले वाले लोग कर रहे थे। गैर मुल्की कोचेस की खिदमत, स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं। बिल्कुल अब्दुल्ला, ये जो इस वक्त आपके जबान से जुमले अदा हो रहे हैं, ये सब पाकिस्तान क्रिकेट को जितने लोग फॉलो करते हैं, बारीक बीनी से उसके ऊपर निगाह रखते हैं, ये सब उनके दिल की आवाज है और आप उन सब लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू, अगर मैं कहूँ तो आप और तुम आप कहें तो तू, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह बजा है, दुरुस्त है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों है कि 53 साल के एडम हॉलियोक जो कि इंग्लैंड के लिए 4 टेस्ट मैच, 35 एक रोजा मैच खेले और इनका पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। 97-98 में जब हम शारजा में खेल रहे थे तो ये अपनी टीम के कैप्टन थे और वहां पर हम एक जीती हुई बाजी हारे थे और तब से पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर जो है वो उंगलियां उठी थी कि भाई मैच फिक्सिंग हो गई। तो ये एक अलग कहानी है, लेकिन इनको आप लेकर आए हैं और बिल्कुल आपका सवाल बजा है कि भाई फिर जो मिकी आर्थर थे और उनके साथ गैर मुल्की स्टाफ था, उनको धक्का देने की क्या जरूरत थी? अगर ऐसा ही आपने करना था तो इनको आपने क्यों रख लिया है? बजा सवाल है आपका। और एक तरफ उमर गुल हैं फास्ट बॉलिंग कोच, एक तरफ स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल है, फिर टीम का कोई कोच नहीं है और हफीज कहते हैं कि टीम डायरेक्टर है तो फिर कोच की जरूरत नहीं है और वो फिट इन नहीं होते। तो क्या सिर्फ बाबर आजम को ही कप्तानी से हटाना था? ये सारे सवाल जहनों में मौजूद हैं और इन सवालों के जवाब मिलना चाहिए। एडम हॉलियोक को क्यों लेकर आए हम? जो मैंने चीजों को टटोला और जानने की कोशिश की तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम एशिया में आती है या अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था
तो सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान टीम के कोच थे और उनको जो है वो हटाकर ग्रांट ब्रैडबर्न को पाकिस्तान टीम का कोच बनाया गया था। तो सबने सवाल किया था कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई तो सकलैन मुश्ताक जो है उनके डग आउट में स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट की हैसियत से मौजूद हैं। तो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड और टीम इंतजामिया का ये कहना था कि वो ऑस्ट्रेलिया में किसी ऐसे बंदे को रखना चाहते थे टीम के साथ जो कि खिलाड़ियों के साथ बात करे, खिलाड़ियों को वहां की कंडीशन से हम आहंग करे और वहां के बारे में कुछ बताए। तो इसके लिए मौजूदा मैनेजमेंट ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया का, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े बड़े उनके नामों के साथ गुफ्तगू की। माजी में अगर आपको याद हो रमीज राजा जो है वो मैथ्यू हेडन को लेकर आए थे, तो शॉन टेट को लेकर आए थे, तो उन्होंने पैसे इतने मांग लिए कि वो फिजिबल नहीं था और ऐसे में फिर एडम हॉलियोक का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ। एडम हॉलियोक के बारे में मैं आपको बताऊं कि उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि जी एडम हॉलियोक की अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन एडम हॉलियोक जो है वो बिग बैच में खेलते रहे हैं। मार्नोस लबोशैन का नाम आपको याद है, और भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में इस वक्त अब इंग्लैंड में नहीं रहते, वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए, तो वहां पर वो मुख्तलिफ हैसियतों में काम करते रहे हैं डोमेस्टिक टीमों के साथ। तो उनको रखने का बुनियादी मकसद ये है, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए टीम के बैटिंग कंसल्टेंट है और उनको बुलाने का मकसद ये है कि एक तो वो पैसे इतने नहीं ले रहे, दूसरा ये कि वहां की कंडीशन के हवाले से, वहां के मामलात के हवाले से वो आपके खिलाड़ियों को थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं। अच्छा अब ये हम जरा वी आर गोइंग थ्रू द लिस्ट इन डिटेल। तो पहले तो वो कोचेज हैं, जैसे बैटिंग कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, स्पिन कोच हैं, फील्डिंग कोच हैं, फिर इन सारे कोचेस के असिस्टेंट कोचेज हैं, एंड देन देयर इज़ अ हाई परफॉर्मेंस कोच। अभी जब बॉलिंग कोच है तो हाई परफॉर्मेंस कोच क्या होता है, ये थोड़ा सा ज़रा डिफ्रेंशिएट करें। आई थिंक ये शायद दुनिया में ऐसे ही होता होगा, यू हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड, बट यस इफ यू, और टीम मैनेजर का भी एक अच्छा याहिया को पता है। तो अभी मैं इधर, मेरा मुंह नहीं है उधर। अच्छा मसला बताऊं क्या, बिल्कुल आपका सवाल अपनी जगह ठीक है। देखें जैसे आपके मैनेजर हैं नवीद अकरम चीमा साहब, उनके भी असिस्टेंट हैं और वो है मंसूर राना। वो ये कि रेहानुल हक को कहा गया, रेहानुल हक जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एसोसिएट है और वर्ल्ड कप में, एशिया कप में पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे, तो उनको नजम अजीज सेठी साहब लेकर आए थे। तो नवीद अकरम चीमा जो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, सिविल सर्विस में भी काम करते रहे हैं, उनका बड़ा नाम है, 2015 वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे, उनको आप इस ओहदे पर लेकर आए और रेहानुल हक को कहा गया कि जी आप इनके असिस्टेंट के तौर पर काम करें। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो डिमोट नहीं हूँगा, मैं तो फिर आपके साथ कैरी नहीं करता। तो मंसूर राना जो इस बारे में बहुत मशहूर है कि वो केक लेकर आ जाते हैं, चाहे कोई खिलाड़ी 5 आउट करे, चाहे कोई 100 करे, चाहे किसी की सालगिरह हो। केक होता है ये मंसूर राना लेके आते हैं हर दफा हर चीज पे, क्योंकि ये सारे मामला वो अरेंज करते हैं ना, जो भी आपको काम होगा आप मैनेजर को कहेंगे। तो अब नवीद अकरम चीमा थोड़े से ऊपर है नवीद अकरम चीमा क्योंकि उनका वो अब ये छोटे मोटे काम तो नहीं करेंगे ना, तो उनका भी असिस्टेंट चाहिए था, तो मंसूर राना साहब को आप लेकर आ गए हैं। अच्छा जी, अब सईद अजमल जो कि स्पिन बॉलिंग कोच है, उनका तो बेचारा कोई असिस्टेंट नहीं है। अब आपके पास जो है वो बैटिंग कोच जिस तरह एडम हॉलियोक आए हैं, तो आपके पास उनके असिस्टेंट जो है वो शाहिद असलम साहब है, फिर उमर गुल जो है वो बॉलिंग कोच है। ये तो कुछ बड़े बड़े नाम हो गए। फिर फील्डिंग कोच आपके हैं, चलें फील्डिंग कोच का भी मामला ठीक हो गया। फिर डॉक्टर साहब जो है वो टीम के साथ हैं। अब डॉक्टर के अलावा फिजियो भी टीम के साथ मौजूद है। फिर उसके अलावा टीम के साथ मीडिया मैनेजर है जो मीडिया को हैंडल करेगा। उनके साथ जो है एक वीडियो एनालिस्ट है जो खिलाड़ियों की वीडियोस बनाते हैं, उनको बताते हैं आप किस तरह आउट हुए, आपने क्या गलती की। फिर उसके साथ एक अलग वीडियो एनालिस्ट और वीडियोग्राफर अलग अलग हैं। जी वीडियोग्राफर, वो जो वीडियो बनाता है ना, वो जो वीडियो बनाएंगे टेलीविजन पे, वो वीडियोग्राफर है, वो वीडियो बनाएंगे। सकते थे कोई लोकल हायर कर लेते, आउटसोर्स कर सकते हैं हर मुल्क से जाकर। सवाल आपका वजह है, लेकिन ये जो वीडियोग्राफर है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तनख्वाहदार मुलाजिम है। तो अगर आप इनको मौका दे रहे हैं, गैर मुल्की दौरे पर लेकर जा रहे हैं, इनको एक्सपोजर मिल रहा है, तो क्या बुरी बात है कि आप बाहर से हायर कर लें। वैसे बाहर से हायर करना भी कुछ सस्ता नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ दे आर वेरी एक्सपेंसिव एज़ वेल। ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोजर मिल जाएगा ना, ये टीम के साथ ट्रैवल करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बता दें याहिया, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हमको ये ना समझे कि हम इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। We just want to know. हाँ, we just want to know and we are trying to know. कौन जाता है। अब ये सारे लोग जा रहे हैं, टीम जा रही है, बड़े अज़ाइम बुलंद हैं, हौसले भी जमा हैं, नया इम्तिहान है, लेकिन मैनेजमेंट का भी, एज एन ऑफिशियल्स का भी, नए टेस्ट कप्तान का भी। आपको क्या लगता है हम कैसा परफॉर्म करेंगे? हम कोई प्रेडिक्शन तो नहीं कर रहे, लेकिन जो आसार ऑन ग्राउंड हमें नजर आ रहे हैं, आर वी इन अ गुड शेप? देखिए अब्दुल्ला, आगे कुआं है और पीछे खाई है। मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया में वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखा है। यही ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो टेस्ट
की भी चैंपियन है, ये भी मैं आपको बता दूं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है पैट कमिंस की क़यादत में खेल रही है। उन्होंने अभी अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया और कल वहां से खबर ये आई थी कि उनके कप्तान ने कहा है कि जैसे हमारे पास सर डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट कराची में जारी है, वहां का शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट जैसे हमारे पास कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होता है, उन्होंने कहा हम खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहे हैं और उसके बाद हम टीम का अनाउंसमेंट करेंगे। मैं एक ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन का स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने कहा कि जी वो क्रेग चैपल कह रहे थे कि जो 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया टीम आई थी वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की कमजोर तरीन टीम थी। मेरा ख्याल है ये जो टीम आ रही है ये तो उससे भी गैर गुजरी है, ये उनका कहना था। अब आप मवाजना करने की बात कर रहे हैं, अब आप खेलने की बात कर रहे हैं। देखिए आपकी जो बॉलिंग अटैक में फास्ट बॉलर हैं उनमें सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी वाहिद बॉलर हैं जिनके पास ऑस्ट्रेलिया में गेंद डालने का तजुर्बा है। आप अगर अपनी बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं तो आपके कप्तान शान मसूद हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट मैच की 4 इनिंग में 150 कर सके हैं। फिर अगर आप बाकी खिलाड़ियों की बात करते हैं, सऊद शकील तो एशिया से बाहर क्रिकेट ही नहीं खेले, सलमान अली आगा एशिया से बाहर क्रिकेट ही नहीं खेले, तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी पहली बार खेलने के लिए जा रहे हैं। जिस स्पिनर के ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं जिसका नाम अबरार अहमद है, वो एशिया से बाहर खेले ही नहीं है, वो पहली बार पाकिस्तान टीम के साथ जा रहे हैं। उनके बारे में हम कह रहे थे कि उनको काश आप वर्ल्ड कप में खिला लेते, एक मौका दे लेते। उनके ऊपर हम बहुत ज्यादा बैन कर रहे हैं, वो पहली बार आपको ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए दिखाई देंगे। मोरलेस ये टीम जो है वो बहुत ज्यादा टीम वो है जो कि पहली बार आपको ऑस्ट्रेलिया में खेलती हुई दिखाई देगी। फिर जो हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं, क्योंकि मैं ये भी आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि शान मसूद ओपन नहीं करेंगे, वो नंबर 3 पर खेलेंगे। और इनिंग का आगाज अब्दुल्ला शफीक के साथ जो है वो नए नवेले दुल्हा इमामुल हक साहब करेंगे। और इमामुल हक जो है वो अमूमन बाहर की पिचेस के ऊपर, ये रिकॉर्ड पर बात मौजूद है, अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो अब देखना है कि उनको डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज कैसे हैंडल करते हैं। उनका कुछ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। एक मिनट, किसकी तबीयत खराब? इमाम की तबीयत खराब हो जाती है बाहर की पिचेस? जी, हमारे एक फॉर्मर कैप्टन थे जो कि इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में भी मौजूद हैं, उनके बारे में ये मशहूर था कि वो मुरलीधरन को जैसे ही देखते थे उनको बुखार चढ़ जाता था। तो इमामुल हक के ये तो मजाक लग रहा है, ये हो नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं सीरियस कह रहा हूँ। तो इमाम के साथ भी ऐसा ही होता है कुछ क्या? मैं इमामुल हक के बारे में आपको बता दूं कि 2016 था या 2018 था, सरफराज अहमद कैप्टन थे, उन्होंने 1.5 घंटे प्रैक्टिस की और 1.5 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने मिकी आर्थर को कहा सर मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मैं ये मैच नहीं खेल सकता। आप स्कोर कार्ड उठाकर देख लीजिए, उस मैच में आपको पता है इनिंग का आगाज करने कौन किया था? उस मैच में इनिंग का आगाज करने के लिए 11th आवर पर जब ये पता चला कि इमामुल हक दस्तयाब नहीं है, तो वहां पर इनिंग का आगाज करने के लिए सही मशरफ को भेजा गया। अब ये स्टार्ट हो जाएंगे मैचेस, तो अगर ऐसा हुआ तो हम फिर आपसे दोबारा बात करेंगे, बिकॉज़ ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया दिया है। थैंक यू याया फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग अगेन। और लेट्स सी, वी आर विशिंग आवर टीम द बेस्ट। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम एंड देयर आर मेनी इन दिस टीम व्हिच आर गोइंग टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब हमारा फर्स्ट ही क्यों चल रहा होता है? पहले वर्ल्ड कप में हमारी टीम जो गई है वो पहली बार इंडिया में खेल रही थी, सो बहुत ही फर्स्ट होते रहते हैं। हम बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर सकते हैं, पहला तजर्बा होगा बहुत से खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पे या इवन एशिया से बाहर खेलने का, और it can go otherwise too. अच्छा, now let us tell you about another हम आपको खबर बताना चाहते हैं, एक इंसिडेंट। हमारे यहाँ क्या अजीबो गरीब चीज़ें होती हैं, जैसे कि लाहौर में क्या हुआ है। लाहौर में एक बस पे फायरिंग हुई, 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए, लेकिन बस उन्हें छोड़कर कश्मीर पहुंच गई। अब ये एग्जैक्टली इसकी बैकग्राउंड क्या है मैं आपको बताती हूँ कि ये ऑब्वियसली एक कहानी सी लग रही है जैसे किसी ने लिखी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अफसोसनाक वाकया लाहौर में पेश आया है। पतोकी से तफरीही दौरे पर कश्मीर जाने वाली निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग हुई, जिसमें 2 स्टूडेंट्स ज़ख्मी हुए। सर में गोली लगने से एक स्टूडेंट जो है उसकी हालत नाजुक है, और पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद ली है और ताकि वो हमलावरों को की तलाश शुरू कर सके। लेकिन हैरानकुन तौर पर वो जो कॉलेज की बस थी ना, वो जख्मी स्टूडेंट्स को लाहौर छोड़कर फिर भी कश्मीर चले गए अपनी तफरीह के लिए या व्हाटएवर, सो दे रीच्ड देयर। वैसे मुझे नहीं पता, ये हम बता रहे हैं कि इस पे तनकीद हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मे बी ऑल द स्टूडेंट्स हु वर देयर इन द बस और उनके वालिदैन, उन्होंने ये फैसला किया हो कि आगे बढ़ा जाए, जाया जाए। How good does that sound? They could have also gone back to Patoki. But anyway, तो उन्होंने कहा होगा कि हाँ जिनको लगनी थी लग गई, हम तो जाएं अपनी पार्टी करने। ऐसा नहीं होगा। That is what you sounded like and that is what it sounds like. Anyway, दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ, इसकी ये क्या मामला है? अचानक से कोई चेस करता है बस को और फायर कर देता है और 2 बच्चियां जख्मी हो जाती हैं इसमें, या इसमें पसे पर्दा कुछ और हकायक हैं जो पुलिस आप लोगों से शेयर कर रही है?
जी, परसों रात को 2 बजे वाक़या पेश आता है जब पत्तों की कॉलेज से बस निकलती है और पहले तो हमें ये पता नहीं था, लेकिन कल निमरा से बात पता चला कि 8 बसेस थी और सबसे पीछे वाली ये बस थी। 8 बसेस कॉलेज की जा रही थी कश्मीर ट्रिप पर, और मोरनवाल का इलाका जो कि लाहौर में की हदूद में आता है, वहाँ से जब ये बस गुजरती है तो एक गाड़ी इसका पीछा करती है और 2-3 मिनट पीछा करने के बाद फायर, उसमें से नामालूम अफराद 3 फायर करते हैं। एक फायर गाड़ी के अंदर बॉडी में लगता है। सबसे पीछे वाली सीट पर निमरा बैठी थी और उससे बिल्कुल आगे फोल्डिंग सीट पर आयशा बैठी हुई थी। एक फायर आयशा के सर में लगा जो कि ब्रेन में अभी तक स्टक है और वो वेंटिलेटर पर है। दूसरा फायर निमरा के सर को छू के गुजरा है। निमरा अभी होश में है। कल रात को हमारी उससे डिटेल में बात भी हुई और वो ये बताती है कि गाड़ी में चूँकि गाने लगे हुए थे, शोर था, तो अचानक पता नहीं चला, एकदम फायर की आवाज़ आई और फायर से शीशे भी टूटे, शीशे भी कुछ स्टूडेंट्स को लगे, वो ज़ख्मी हुई। फौरी तौर पर रेस्क्यू को बुलाया गया, पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन रेस्क्यू के हवाले करके उनको जो वहाँ पर टीचर थे उन्होंने अपने कॉलेज प्रिंसिपल से रब्ता किया, मज़हर इकबाल साहब से। उन्होंने कहा कि इनको आप रेस्क्यू के हवाले करें और शीशा लगा होगा। पुलिस ने भी जो SHO मौके पर पहुंचे आतिफ तौकीर, उन्होंने भी ये बताया कि चूँकि मेरे साथ लेडी पुलिस एहलकार मौजूद नहीं थी इसलिए मैं डिटेल में जायज़ा नहीं ले सका कि अंदर कितनी तालिबात और ज़ाया हुई हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। और उसके बाद उन 2 बच्चियों को बस रेस्क्यू में किया और उन्होंने SHO ने ड्राइवर को कहा कि चूँकि बच्चियाँ इसमें तकरीबन 25 बाकी मज़ीद बच्चियाँ हैं और ये इलाका भी सुनसान है, तो आप ऐसा करें कि इसको वापस ले जाएं कसूर की तरफ और पत्तों की बच्चियों को ड्रॉप करके गाड़ी वापस ले आएं, क्योंकि गाड़ी की बॉडी में एक फायर लगा था और पुलिस ने उसको इंटरोगेट करना था। लेकिन जैसे ही कॉलेज प्रिंसिपल से ड्राइवर का रब्ता होता है टीचर के ज़रिए, तो कॉलेज प्रिंसिपल कहते हैं कि आपने इसको कश्मीर लेके जाना है। तो उसी अफेक्टेड गाड़ी को वाक़या होने के बावजूद एक टीचर उन 2 बच्चियों के साथ सर्विसेज हॉस्पिटल गया और बाकी गाड़ी कश्मीर चली गई। लेकिन जब जियो ने उनके प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने फौरी तौर पर बताया कि ट्रिप मंसूख कर दिया गया है। मज़ीद हमने इसको इंटरोगेट किया तो पता चला कि फ़िज़िक्स टीचर जिनका नाम जावेद अहमद है, उनसे रब्ता हुआ। उन्होंने कहा कि हम तो मुजफ्फराबाद वाटरफॉल पर इस वक्त पहुँच चुके हैं और बच्चियाँ इस वक्त सेल्फीज़ ले रही हैं और फिर हम जुमेरात को वापस आएँगे। पुलिस के नोटिस में वाक़या आया तो पुलिस ने फौरी तौर पर गाड़ी को वापस बुलाया कि ड्राइवर समेत बच्चियों से भी चुके इंटरोगेट करना कि एक्चुअली वाक़या क्या है। लेकिन अफसोस यहाँ पर हमने ऑपरेशन टीम का भी देखा। एक तो लेडीज़ पुलिस एहलकार चूँकि रात को उस वक्त अवेलेबल नहीं थी इसलिए तालिबात से उस वक्त बात नहीं हो सकी, बाकी तालिबात का हाल नहीं पूछा जा सका, खौफ व हिरास का मूवमेंट था, गाड़ी को रोका नहीं जा सका, गाड़ी को वापस भेजना पड़ा। फिर ड्राइवर की दीदा दिलेरी, कॉलेज इंतजामिया की दीदा दे रही है कि वो इतने बड़े वाक़े के बाद चले गए। लवाइकीन से हमारी बात उन्होंने बताया आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि बहुत से सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं। एक सवाल ये कि ज़ाहिर है एक कातिलाना हमला हुआ जो कि मुबैना तौर पर टारगेट किलिंग की कोशिश हो सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एविडेंस है जो बस है, इसमें खौल फंसा हुआ है, क्या गोली है क्या नहीं है। दूसरा ये और इस वक्त बस किधर है ये भी तो बताएं ना। कश्मीर में ही अपेरेंटली वाटरफॉल पे। और दूसरा ये कि वो जो तमाम बच्चियां इन 2 के अलावा इस बस में सवार हैं उनका भी मुबैना तौर पर कोई लिंक हो सकता है इस वाक़े से, जिनसे इंटेरोगेशन बहुत ज़रूरी है। सो अब कौन गया उस बस में, आगे चलकर वही बच्चियां मतलब आइडेंटिफाई हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी जो इस बस में सवार थीं। ये तो सारा सबूतों का मामला है जो तितर बितर हो गया। बता दें कि जब उनको बुला लिया गया है कि वापस लाएं और बस भी इन्वेस्टिगेट होगी और ऑब्वियसली उसके अंदर जो स्टूडेंट्स थी, क्या वो वापस आ गए हैं या अभी तक उधर ही हैं? एक्चुअली ऑन द वे, और ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया है क्योंकि क्रिमिनल एविडेंस बस के ऊपर मौजूद है जब बस पर गोली लगी है और बच्चियां भी ऐनी शाहिद थी वहाँ पर। और बिल्कुल मुबैना तौर पर कुछ भी अभी कहना तो कबल वक्त है, लेकिन इंटरोगेशन में ही सामने आना था। मगर बस ड्राइवर पे चला गया और कॉलेज प्रिंसिपल ने बाकायदा जब हमसे बात की तो झूठ बोला। उन्होंने कहा कि हमने मनसूख कर दिया और हमने सारा ट्रिप वापस रिवर्स कर दिया और बच्चियाँ अपने घरों को जा रही हैं, लेकिन वो बच्चियाँ तो वाटरफॉल पे पहुँच चुकी थी। अब मसला ये था कि सबसे पहले पुलिस की ऑपरेशन टीम ने इसको देखना था, तो वहाँ पर तो DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी खुद भी नहीं पहुँचे और SHO बस वहाँ पर मौजूद थे। हमारा रब्ता DIG इन्वेस्टिगेशन से हुआ जो कि कल दोपहर को वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने हॉस्पिटल का भी विज़िट किया, स्पॉट का भी विज़िट किया, CCTV कैमरास भी देखे, लेकिन जो क्रिमिनल एविडेंसेस बस के ऊपर मौजूद हैं या बच्चियों से फौरी पूछा जाना चाहिए था वो उस वक्त नहीं हो सका। और अभी से कुछ देर बाद जो है वो बस वापस अगर आती है तो DIG इन्वेस्टिगेशन उससे पूछेंगे, वो हमारे साथ राब्ते में थे। बहुत बहुत शुक्रिया, जानिब से हमें कुछ बताया। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपडेट। बड़ी अजीबोगरीब बात है, मतलब एविडेंस जो है इस वक्त वाटरफॉल में फिर रहा है, मतलब ये हाउ डिड दे इवन लेट दिस ट्रिप गो ऑन।
अगर वापस चले जाते या फिर उधर ही रुक जाते, इन्वेस्टिगेशन होती। नहीं पता है पुलिस की भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए था। जो पुलिस वालों का किरदार था वो एक्चुअली अदा नहीं किया गया सही से, क्योंकि यस हाउ डिड दे लेट देम गो, नंबर 1। नंबर 2, आई मीन लाइक ये बहुत सीरियस है, ये तो इनके पेरेंट्स वगैरह को बीच में इन्वॉल्व होना चाहिए था। प्रिंसिपल शुड हैव मेड श्योर दैट द बस गोज बैक। कैसे उन्होंने ये इजाजतें दे दी कि आगे चलो? एग्जैक्टली उस वक्त सूरत हाल का बताया गया, क्योंकि आप फोन पे होते हैं, अंदाजा था, क्योंकि इनिशियली तो वो कह रहे हैं कि सबको ये लग रहा था कि शीशे लगे हैं। सो ये भी अब्दुल्ला, उसके बाद 2 बच्चियां वहां सर्विसेज अस्पताल में भेजी तो पता तो चल ही गया कि गोली लगी है। हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम पुलिस को अगर चलें प्रिंसिपल से भी हम उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं निभाई। लेकिन जो कानून नाफिज कराने वाले इदारे हैं जिन्होंने एक्चुअली मामला इन्वेस्टिगेट करना है, उनको वहां पे उस बस को रोक करके सबको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। चले जाएंगे, ऑप्शन तो नहीं होनी चाहिए ना। फायरिंग हुई है, और अव्वल तो ये फायरिंग की किसने, ये भी एक दैट नीड्स टू बी टोटली इन्वेस्टिगेटेड। हो सकता है उस बस में सवार किसी और इंसान से, किसी और फर्द से कोई क्लू मिल सकता या मिल सकता है अभी भी ताहाल, लेकिन अब क्या वो तमाम लोग एक और सवाल हम ब्रेक ले रहे हैं कि बहुत से सवाल आ रहे हैं, कर पाएंगे जो बस में उस वक्त एन सवार थे? बताया है रात के 2 बजे ये बसेस निकली हैं, मतलब रात के 2 बजे आप तफरी के लिए निकल रहे हैं? नहीं, क्योंकि पत्तोकी से आगे कश्मीर तक इवन देन वुड यू लेट योर डॉटर और योर सन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स टू लीव एट 2 in the night? कोई जहाज तो नहीं था ना कि रात को 2 बजे की फ्लाइट थी। तो सुबह अर्ली पहुंचना था ना, मेरा ख्याल है टाइम पे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। यूजुअली लोग रात में ट्रैवल करते हैं और सुबह पहुंच जाते हैं। सो सुबह निकलते तो रात में पहुंचते। सो पहाड़ी इलाकों में उन्होंने सोचा होगा कि दिन की रोशनी में ट्रैवल करेंगे। अच्छा, बड़ी खुशी होती है जब हमारे लोग जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म करते हैं, और कुछ आइडियाज़ जो होते हैं सही टाइम पे शुरू करना उनको, दे टेक यू अ लॉन्ग वे। जैसे कि एक कहानी है, सेहत कहानी, जो कि हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं और कुछ साल पहले, और तब ये कहानी है एक्चुअली सेहत कहानी की, वैसे ये कहानी नहीं है, दिस इज एन एक्चुअल प्लेटफॉर्म। हाँ ना, ऑब्वियसली हम आपको मिलाएंगे भी। तो ये प्लेटफॉर्म है जी डॉक्टर्स का, और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली सेहत के लिए है। और ये उस टाइम स्टार्ट हुआ था जब बड़ा मुश्किल, कुछ दूर दराज इलाकों में अगर पाकिस्तान में देखें, टू रीच डॉक्टर्स, टू गेट सम सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब ये सेहत कहानी शुरू हुआ था, और फिर आपको पता है कोविड के दिनों में तो वैसे ही आप घरों से नहीं निकल सकते थे, तब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। वी वांट टू नो हाउ इट्स डूइंग नाउ। डॉक्टर सारा सईद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं सेहत कहानी की, और पिछले हफ्ते ही ब्रिटिश वोग में इनको फीचर किया गया है, इनके प्लेटफॉर्म को फीचर किया गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा फॉर बीइंग विद अस। ग्रेट अचीवमेंट, वी कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन एज वेल। हाउ इज इट वर्किंग आउट सो फार? मतलब आपकी रीच बड़ी है, लोगों का एतमाद बड़ा है, क्या सिलसिला? और रिकग्निशन मिली है आपको काफ़ी? आई थिंक जैसे आपने कहा, कोविड के बाद अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टूड कि हेल्थ केयर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक फिजिकल डॉक्टर का एक्सेस हो। एक ऑनलाइन क्वालिफाइड डॉक्टर भी उतना ही अच्छा है जितना एक फिजिकल डॉक्टर है। इनफैक्ट इट समटाइम्स बेटर, बिकॉज ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी होता है उसको रीच आउट करना। सो सेहत कहानी जो स्टार्ट हुआ था, उसके पीछे 2 प्रॉब्लम्स थे जिनको हमने आइडेंटिफाई किया था। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि बहुत सारी ख़वातीन डॉक्टर्स काम नहीं करती शादी के बाद, विच आर कॉल्ड डॉक्टर ब्राइड्स। तो हम उन डॉक्टर्स को कनेक्ट करते हैं विद पेशेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान जिनके पास हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं होता, यूजिंग आवर चैट, ऑडियो एंड वीडियो कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म। 2 तरीके से हम सर्व करते हैं लोगों को। दूर दराज इलाके जहाँ पे फिजिकल डॉक्टर्स जाते ही नहीं हैं, लेकिन जहाँ पे कम्युनिटी मिडवाइव्स या नर्सेस काम कर रही हैं, हम उनके क्लिनिक्स में अपना सिस्टम लगाते हैं, सो दैट व्हेन अ पेशेंट कम्स इन, वो पेशेंट सिर्फ एक नर्स से ना डायग्नोसिस करवाए, वो एक ऑनलाइन डॉक्टर से कनेक्ट करें। इसके लिए हम उस नर्स को ट्रेन करते हैं, उसको सारे गैजेट्स देते हैं। हम ई टूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ई स्टेथोस्कोप होता है जो आप पेशेंट के चेस्ट पे रखते हैं, तो आवाज़ डॉक्टर को सॉफ्टवेयर के अंदर से आती है। हमने एक ई डर्मास्कोप इंट्रोड्यूस किया है, आप पेशेंट के लीजन पे रखते हैं, स्किन लीजन पे, और वो मैग्नीफाई होकर डॉक्टर को दिखना शुरू हो जाता है। एंड दीज आर ओनली सम ऑफ द इनोवेशंस जो बाय द वे प्रैक्टिसेस दुनिया में ऑलरेडी चल रही हैं, जो आपने यहाँ एब्सोल्युटली। लेकिन उनको पाकिस्तान में लेकर आना और एक कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में इंप्लीमेंट करना इज समथिंग दैट वी फिगर्ड आउट। तो ऐसे हमारे अब 65 क्लिनिक्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, ऑल अक्रॉस द कंट्री। और अब हम इंटेंशनली उन जगहों पे जाते हैं जो ज़्यादा हार्ड टू रीच हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जो अपने नए चेन ऑफ क्लिनिक्स बनाए हैं वो आज़ाद कश्मीर और फाटा के रीजन में बनाए हैं, जहाँ पे बहुत हेल्थ केयर एक्सेस का इशू है। इसके अलावा टू सस्टेन द कंपनी, हमारा एक हाई रेवेन्यू वर्टिकल भी है, जिसमें हमारी एक मोबाइल ऐप है जो हम अक्रॉस पाकिस्तान पेशेंट्स को देते हैं जो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं।
वो उसको डाउनलोड करके उस पर कभी भी 24/7 60 सेकंड्स के अंदर अंदर एक डॉक्टर से बात कर सकते हैं। nice. और ये ऐप आमतौर पे कॉर्पोरेट्स यूज़ करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिलीज़ के लिए फॉर जनरल केयर, स्पेशलिस्ट केयर एंड ऑल्सो मेंटल वेलनेस। और इस तरीके से हमने एक मॉडल बनाया जिसको मैं बहुत प्राउडली इम्पैक्ट बिजनेस कहती हूँ, कि एक बिजनेस है जो पैसे भी बना रहे हैं लेकिन लो इनकम एरियाज में इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह बिकम वन ऑफ द लीडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर सारा, आपकी ऑब्वियसली रिसर्च क्या बताती है? ऐप ज़्यादा वाकई उन जगहों पे ज़्यादा यूज़ होती है, मैक्सिमम यूज़ किधर होती है, जो आउट ऑफ रीच प्लेसेस होती हैं, या फिर सिटी वाइज, या फिर आपने जो कॉर्पोरेट्स के लिए बनाया है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूजेज क्या है? देखिए हर बेनिफिशरी का पेन पॉइंट अलग है। तो लो इनकम एरियाज़ में लोग इसलिए हमारे क्लिनिक में आते हैं कि वहाँ पर उनके पास कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, ख़ास तौर पे ख़वातीन डॉक्टर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हमारे क्लिनिक्स में 90% ख़वातीन आती हैं ऑनलाइन डॉक्टर से चेक कराने, और हमने एक बहुत बड़ा मिथ ब्रेक किया है, क्योंकि हमें कहा जाता था कि शायद ख़वातीन नहीं आएंगी आपके क्लिनिक के अंदर एक ऑनलाइन डॉक्टर को दिखाने। बट हमने देखा है कि जब से कोविड के बाद टिकटॉक बहुत मशहूर हुआ है पाकिस्तान में, लोग वीडियो कॉल ज़्यादा करते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है उनको कि हम एक ऑनलाइन डॉक्टर को दिखाएं। तो लो इनकम एरियाज़ में लोग आते हैं एक्सेस के लिए टू अ गुड क्वालिटी डॉक्टर। पाकिस्तान में इस वक्त 500 से 600 साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, और हम हर महीने अपने क्लिनिक्स में कोई 5 से 6 हज़ार सिर्फ मेंटल हेल्थ की कंसल्टेशंस करते हैं। यस, एंड वुमेन कम अप टू टॉक अबाउट डोमेस्टिक अब्यूज़, उनके जो सारे सोमैटिक इश्यूज़ होते हैं, किसी को क्रोनिक बैक पेन होता है, इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा मसला है जो मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट करता है, बच्चों के साइको सोशल इश्यूज़ होते हैं, वो सारे वो एक कंफर्टेबल कॉन्फिडेंशियल रूम में डिस्कस कर सकते हैं एक ऑनलाइन डॉक्टर के साथ। जो हमारा कॉर्पोरेट मॉडल है उसमें हम एक्सेस दे रहे हैं लोगों को कन्वीनियंस का, कि आपको अपने ऑफिस से उठ के बाहर नहीं जाना, और अगर आप ऑफिस में हैं दिन के 10 से 12 घंटे, आपकी फैमिली के पास भी एक ऑनलाइन डॉक्टर मौजूद है जिससे वो कभी भी बात कर सकते हैं। दिस इज सो हेल्पफुल। मैंने खुद इस्तेमाल की हुई हैं इस तरह की सर्विसेज। माय मदर वाज बेड बाउंड, उनकी हिप रिप्लेसमेंट होनी थी। वी डिसाइडेड about a surgery via an online consultation, क्योंकि एक्सरेज थे, घर आके एक्सरेज हुए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी आप इस दिन आ जाएं, आपको सर्जरी कर दें। So this model is working, and of course कोविड ने फिर इसको काफ़ी सीमेंट कर दिया कि this is the way to go। डॉक्टर सारा, और भी आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ज़रा क्विकली अगर बता सकें। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि जो मेरा एक एम्बिशन है वो ये कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर निकले जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि उन सारी जगहों में दुनिया में जहाँ पर डॉक्टर पेशेंट का एक्सेस मुश्किल है, हम एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट को लेके जा सकें। सो इंशाल्लाह वेरी सून वी आर लॉन्चिंग इन द मिडल ईस्ट, वी आर लुकिंग टू लॉन्च इन अफ्रीका। अच्छा, ये आपकी जो रिकग्निशन हुई है इन द ब्रिटिश वोग, ये भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बहुत से ऑब्वियसली ट्राई वगैरह तो करते हैं, लेकिन योर मॉडल इज रियली सक्सेसफुल। दिस इज अ वेरी इनोवेटिव प्लान एंड यू ट्रूली डिजर्व इट, एंड माशाल्लाह वेरी लॉन्ग वे टू गो। सो सेहत कहानी ऐप डाउनलोड की जा सकती है। बिल्कुल, ये इसी नाम से अवेलेबल है जी, सेहत कहानी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स सो गुड। यू नो, हमारे कुछ साल पहले अगर हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग आए हो और दे आर डूइंग सो वेल और तरक्की हो रही हो, लोग यूटिलाइज कर रहे हो, तो हमें बड़ी खुशी होती है। सो सेहत कहानी आप कर सकते हैं डाउनलोड। अच्छा जी, थोड़ी सी पॉलिटिक्स पे अब बात हो जाए, बिकॉज देयर आर सम डेवलपमेंट्स, और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीली आने वाली है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ चेयरमैनशिप से महरूम होने वाले हैं, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर खान को नया चेयरमैन पीटीआई बनाए जाने का इम्कान है। आप में से बहुत से लोग जो पीटीआई के डाई हार्ड फैन हैं उनके नाम से भी वाकिफ नहीं होंगे। नहीं थे वैसे, इससे पहले आई हैड टू गूगल हिम। खैर एनीवे, चेयरमैन पीटीआई को कानूनी रुकावटें पार्टी का सबसे बड़ा ओहदा छोड़ने पर मजबूर करती नजर आ रही हैं, और हाल ही में तहरीक इंसाफ में सीनियर नायब सदर का ओहदा पाने वाले इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने जेल में मुलाकात के बाद इस बात की तस्दीक कर दी कि चेयरमैन पीटीआई तोशा खाना केस में नाअहली की वजह से इंतखाबात में लड़ नहीं सकते, और इसलिए पार्टी चेयरमैन ने फैसला किया है कि ये ओहदा किसी और को दे दिया जाए। मैं आप के तवज्जुह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे मुल्क को ये बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा कानूनी कदगन की वजह से खान साहब की तोशाखाना केस में फैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नज़र आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो लिहाजा खान साहब ने जो है खुद ये फैसला किया है कि वो इस दफ़ा चेयरमैन पीटीआई के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे, और इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ है।
सो इत्तेफाक राय से फैसला इन्होंने तो अनाउंस कर दिया, फिर पीटीआई का ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है या फेसबुक पेज है वो शायद वही नौजवान जो बड़े एंथुजियास्टिक हैं उनके चेयरमैन के बारे में, अपने जो हालिया चेयरमैन है उनके बारे में वो उन्होंने तरदीद कर दी और उसके बाद इन्होंने दोबारा कहा। सो एक खिचड़ी सी पक्की। और फिर सोशल मीडिया पे इनके जो पार्टी कारकुन हैं वो फिर मरवत साहब के अगेंस्ट पूरा जो मीडिया डिपार्टमेंट है उन्होंने सीनियर नायब सदर के बयान की तरदीद की। फिर बयान में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई के इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा के नामजदगी का हरगिज़ कोई फैसला नहीं किया गया। बाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने आज शाह सेब खानजादा के साथ प्रोग्राम में एक बार फिर शेर अफजल मरवत के बयान की तस्दीक कर दी और उन्होंने कहा कि फैसला यही हुआ है कि बल्ले का निशान बचाने के लिए किसी और को पार्टी चेयरमैन मुंतखब करना पड़ेगा। सो इट वाज ईदर और, या तो निशान बच जाता या फिर चेयरमैन रह जाते। सो या अली जफर साहब का क्या कहना था ये भी देख लें। आज मेरी मुलाकात हुई है, मेरे से इमरान खान साहब ने पूछा था कि आप सबसे मुशावरत करके मुझे मिलें, तो उनके साथ बैठ के 2-3 फैसले हुए। उन्होंने मुशावरत की कि क्या मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हमें करने चाहिए अपील करने के बावजूद। तो मैंने कहा जी मेरी अभी भी ये राय है कि हमें इंटर पार्टी इलेक्शंस करा देने चाहिए, क्योंकि मुझे ये तासुर मिलता है और यही तासुर हमारी पार्टी की लीडरशिप को भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी ना किसी तरह कोशिश कर रही है कि हमें पीटीआई को इलेक्शन में बल्ले का जो सिंबल है वो ना दिया जाए। तो हमें अपील तो करना हमारा हक है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपना इलेक्शन भी कर लें इंट्रा पार्टी। अच्छा, थोड़ी सी ऑब्वियसली कंफ्यूजन भी है, क्योंकि दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने एक निजी टीवी से बात करते हुए साफ साफ कह दिया कि बैरिस्टर गौहर खान पीटीआई की चेयरमैनशिप के उम्मीदवार होंगे। ताहम बैरिस्टर गौहर खान के मुताबिक नया पार्टी चेयरमैन मुंतखब करने का फैसला जुमे को होगा। और उधर तहरीक इंसाफ के चेयरमैनशिप पर तर्जुमान पीटीआई शोएब शाहीन और शेर अफजल मरवत आमने सामने आ गए और वो मुसलसल शेर अफजल मरवत के बयान की तरदीद कर रहे हैं। और ये वही शेर अफजल मरवत हैं जिन्होंने शोएब शाहीन को, जो खुद एक वकील हैं, उन्हें ये तक कह दिया था कि वो पार्टी के गद्दार हैं। और एक शोएब शाहीन ही नहीं, शेर अफजल मरवत के खिलाफ पीटीआई के रहनुमा सलमान अहमद समेत दीगर मैदान में भी आ गए हैं। सलमान अहमद वही जो गिटारिस्ट भी हुआ करते थे। अच्छा, और कहा जा रहा है कि पीटीआई में ग्रुप दर ग्रुप पैदा हो गए हैं। कोर कमेटी में आम सियासी रहनुमा वकला की मौजूदगी और पार्टी में बढ़ते असर और रसूख से खुश नहीं है। जो सियासी लोग हैं, सियासी रहनुमा समझते हैं कि वकला से ज़्यादा पार्टी मामलात को हम बेहतर समझते हैं, चला सकते हैं, जबकि इंतखाबात के दौरान वकला का कोई इंतखाबी हल्का ही मौजूद नहीं होता, जो कि सही भी है बात। सो या इट हैज़ गॉन रॉन्ग और अजीब सर्कस सा बन गया है। और बाज़ लोग समझ रहे हैं कि ये पार्टी जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे ज़्यादा बिखर गई है या उससे ज़्यादा तितर बितर हो गई है। अच्छा, बात हम करेंगे अकबर एस बाबर साहब से, जो कि बानी रुकन हैं पीटीआई, जिन्होंने मुल्कीर इंटर पार्टी इलेक्शन कराने के लिए पीटीआई में एक मुहिम चलाने का ऐलान भी किया। लेकिन सवाल बहुत से हैं उनसे, लेकिन सबसे पहला सवाल तो इनसे यही है अकबर साहब, तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी इलेक्शन का कहा गया है और ये जमात और इसके कारकुन आपसे कोई ऐसे मुंसलिक नहीं, तो फिर सवाल हमारा ये है कि आप इस इलेक्शन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? क्या आप खुद को बतौर एक उम्मीदवार पेश करना चाहते हैं? इसकी बैकग्राउंड ज़रा हमें समझाएं। मुझे ज़ाती तौर पे किसी ना ओहदे के मुतमन्नी हूँ। इमरान खान ने मुझे 2 दफ़ा पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल बनने की ऑफ़र की थी, मैंने इनकार किया था। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, देखिए हम जो पार्टी बनाने वाले हैं उनमें अक्सरियत मेरे साथ है और इंशाल्लाह ये जो सारी जद्दोजहद है ये पीटीआई को बचाने के लिए है कि जिस नहज तक पीटीआई पहुँच चुकी है और पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल है बल्ला, ये भी अब दाव पे लग गया है। तो इसलिए ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, ये तमाम जमातों पे ये कानून लागू होना चाहिए। तमाम जमातों की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, ये इलेक्शन कमीशन, मैं समझता हूँ बड़ी जमातें जो पार्लियामेंट में आती हैं, ये उसको सुपरवाइज़ करें, क्योंकि ये बुनियाद है जमहूरियत की। अच्छा अकबर साहब, अगर आप अमली सियासत में आना चाहते हैं, इंतखाबी सियासी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये आपका हक है। लेकिन जिन सालों में आपने तहरीक इंसाफ के खिलाफ महाज खोल रखे थे, तासुर ये बन रहा था कि आप अपना सियासी करियर किसी और जमात से शुरू करना चाहते हैं। शायद मुस्लिम लीग नून वगैरह से आपकी मुलाकात भी हुई थी, तो क्या वहाँ बात नहीं बनी तो आप यहाँ दोबारा कोशिश कर रहे हैं, या यहीं आपने रहना था और यहीं आप हैं? मेरे आज तक ना मुस्लिम लीग नून से ना किसी और जमात से
इस हवाले से कि मैं अपने लिए कोई रास्ता बनाऊँ, किसी किस्म का कभी भी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। हाँ, मेरे दरवाजे पे दस्तक ज़रूर दी हैं मुख्तलिफ़ जमातों ने, मैं उनकी कदर करता हूँ, मैं उन लोगों की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी से किसी किस्म की किसी जमात में, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मैं पीटीआई का बानी रुकन हूँ, मैं पीटीआई का रुकन रहूँगा और मैं मरते दम तक पीटीआई में रहूँगा। ये मेरा हमेशा से क्लियर मौक़िफ़ है। तो इसलिए इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम ऐसा नहीं है कि मैं किसी और जमात में, हाँ, दूसरी जमातों की तरफ से बहुत सारे ऐसे मौके आए कि इस तरफ मैं मुख्तलिफ़ रास्तों पे जा सकता था। मेरी इस किस्म की कोई सोच ही नहीं है। जहाँ तक अमली सियासत का ताल्लुक़ है, मैं पीटीआई का मुखालिफ नहीं था। देखिए, इसमें एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। मैंने पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई महाज नहीं खोला था, मैंने पीटीआई को आज के दिन से बचाने के लिए सब कुछ किया था। मेरी एक एक बात सच साबित हुई। अगर मैंने पीटीआई के ख़िलाफ़ महाज बनाया होता तो मेरा एक एक इल्ज़ाम सच्चा ना साबित होता। 2 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ने 70 सफ़ों का जो फ़ैसला दिया, उसमें मेरा एक एक इल्ज़ाम साबित हो गया कि पार्टी में गैर कानूनी फंडिंग हो रही है, पार्टी के अकाउंट्स को छुपाया गया है, पार्टी के जाली सर्टिफिकेट्स साइन करके दिए हैं चेयरमैन ने, पार्टी को गैर मुल्की जो फर्म्स हैं, ऑफशोर कंपनीज, उनकी फंडिंग, ये तमाम मामला जब मैं सच्चा साबित हुआ तो मैंने पीटीआई को तो एक इदारा बनाने के लिए किया कि ये एक ऐसा इदारा बने जिसमें मुख्तलिफ जो पार्टी के अंदर जो तंजीमें होती हैं, मसलन डिस्ट्रिक्ट लेवल से सूबाई सतह से नेशनल सतह, वो फंक्शन करे एक इदारे के तौर पे, वो फैसले करे। आज क्या फ़ैसले हो रहे हैं? आज आप देख रहे हैं ना कि जितने लोग जिनकी मैंने निशानदेही की थी वो एक एक करके छलांग लगा रहे हैं। इसमें वो उजरती सियासतदान भी हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंगले भी हैं जो अब अरबपति हो चुके हैं। वो इन्हीं की मैंने निशानदेही की थी। तो मैंने पीटीआई के ख़िलाफ़ महाज ही बनाया था। क्या वो पीटीआई के दोस्त निकले या दुश्मन निकले? आज जो हो रहा है आप देखिएगा, अब जो हो रहा है, हमने तो अब ये समझ लिया है कि इस वक्त चंद वकील जो हैं वो पीटीआई को अपने रास्ते पे ले जा रहे हैं। वकला की सियासत और चीज़ है, कौमी सियासत और चीज़ है, और ये शायद लास्ट नेल इन द कॉफिन ना साबित हो। अकबर बाबर साहब, हम आपसे ओवर द ईयर्स बात करते रहे और निशानदेही तो आपने इन सारी चीज़ों की है। ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के वकला समझते हैं कि पार्टी पर एक बुरा वक्त चल रहा है, कारकुन गिरफ्तार भी हैं, रूपोश भी हैं, और जो नहीं हैं वो डरे हुए हैं, तो इसलिए इलेक्शन कराना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो ये आपको ये लॉजिक ठीक लग रही है? देखिए, जहाँ तक पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे, इससे पहले 2013 में हुए थे। 2013 में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे उसमें उस वक्त के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो हामिद खान साहब थे, और उसमें इतनी धांधली हुई, इतनी करप्शन हुई, इतना वर्करों का प्रेशर आया कि जस्टिस वजी के नीचे एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाना पड़ा। जस्टिस वजी ने जिन लोगों की निशानदेही की कि उन्होंने पार्टी में पैसा चलाया, पैसा इस्तेमाल किए, 4 लोग टॉप लीडरशिप उनकी निशानदेही की कि उनको पार्टी से निकाले, तो बजाय इसके कि उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते, इमरान खान ने जस्टिस वजी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। तो आज जो जिन हालात के आप बात कर रहे हैं कि जो हालात हैं, जो पीटीआई जो है ज़ेर अताब नज़र आती है, उस वक्त तो नहीं थी ज़ेर अताब। उस वक्त तो ये पार्टी जो ऊपर जा रही थी, उस वक्त तो ये एस्टैब्लिशमेंट 1 पेज पे थे। क्या ये हकीकत नहीं है? तो उस वक्त क्यों इलेक्शन में ये इस हद तक बेकायदगी हुई? क्योंकि जब आप जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते हैं, जब आप सियासी जमातों को सिर्फ एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इक़्तिदार के लिए, जो कि न सिर्फ पीटीआई बल्कि तमाम बाकी जमातें करती हैं, इंडिविजुअल एंड फैमिली फिफ्डम्स हैं, ये ख़त्म करना है हमने। इसलिए मैं इंट्रा पार्टी को इतनी अहमियत दे रहा हूँ, और यही मेरा मौक़िफ़ पहले दिन से था। बहुत शुक्रिया आपका अकबर असबाब साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन एक्चुअली बहुत से लोग जो आजकल पीटीआई के रहनुमा के तौर पर टीवी प्रोग्रामों में बैठे नज़र आते हैं, आम कारकुन उनसे वाकिफ़ नहीं है, और अगर उसको कहा जाए कि ये आपके रहनुमा हैं तो लिटरली आई हैव सीन पीपल जो कहते नहीं ये कैसे हो सकते हैं, ये कौन है? You need to really Google them and find out कि एक्चुअली ये हैं कौन। इन एनी केस हम ज़रा आई वुड से ज़रा ज़्यादा प्रेसिंग और इम्पॉर्टेंट इशू पे चले जाते हैं। दुनिया भर में आज फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है, और इसी तनाज़ुर में आज फ़लस्तीन पर इजरायली मुज़ालिम के ख़िलाफ़ कराची में फ़लस्तीन यकजहती कमेटी ने ज़ेर एहतमाम रैली निकाली जाएगी। रैली जो है उसके बारे में हम आपको बता देंगे, और रैली में सिविल सोसाइटी के अलावा फ़नकार, अदाकार, शोरा, अदीब, सहाफ़ियों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो भी शिरकत करेंगे। तमाम छोटी बड़ी
सियासी पार्टियों ने आवाम से रैली में शिरकत की अपील भी की है। फ़लस्तीन का जो एक मार्च जो कराची में हो रहा है, हम सबको शिरकत करनी चाहिए, हमें बाहर निकलना चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए कि कितना हम परेशान हैं और अमली तौर पर हम फ़लस्तीनियों के साथ। जमात इस्लामी की तरफ से जो फ़लस्तीन यकजहती फोरम बना है, उसका कल जो मुजाहरा है शारा कायदीन पर, जमात इस्लामी उसकी मुकम्मल हिमायत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनान अहदेदारान इस रैली में भरपूर शिरकत करें और एक बड़ी ख़ास गुजारिश होगी, इस रैली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम ना लेकर जाएं, फ़लस्तीनियों के परचम लेकर जाएं। मुकम्मल तौर पर MKM पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, उनके साथ जारी वो उनके साथ शरीक सफ़र रहेगी। शारा कायदीन पर फ़लस्तीन यकजहती रैली में मैं अपील करता हूँ दरबंदाना कि शरीक हो जाए। नए जालिम के तौर पर इजरायली हुकूमत इमर्ज कर रही है। ये इनह्यूमैनिटी जो ज़ायनिज़्म ने और इसराइल ने मिल के US इंपीरियलिज़म के साथ मिल करके शुरू की हुई है, जो कत्ले आम हो रहा है औरतों का, बच्चों का, इसके ख़िलाफ़ मैं समझती हूँ जहाँ भी इंसान हो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हमारी आंखों के सामने किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया है, तो ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे, सबको बोलना चाहिए। एब्सोल्युटली। और तीसरी दुनिया के जो मुल्क होते हैं ना, उनको ये लगता है कि हमारे तो अपने अपने इतने मसले हैं, अमेरिका में एहतजाज हो तो इट मेक सेंस। नहीं, कहीं भी दुनिया में एहतजाज हो, इट हैज़ इट्स ओन वॉइस, इट हैज़ इट्स ओन इम्पैक्ट। इसी बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनाइज़र उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमने नई इन्फॉर्मेशन थी, एग्जैक्टली उमर साहब से पूछेंगे कि कितने बजे किस मकाम पे ये रैली शुरू होगी। जी, ये आज 29 नवंबर बुध के दिन 3:30 बजे सहपहर जो है शारा कायदीन और तारिक रोड के चौराहे पे ये रैली मुनक्किद होगी। कोशिश हमारी ये है कि हम इसको वक्त पे जो है वो शुरू करें, क्योंकि आजकल जैसे आपको पता है मगरिब जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है और इसमें बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको 5:30 पौने 6 बजे तक ख़त्म कर दें ताकि लोग बाहिफाजत अपने घरों तक पहुँच सकें। अच्छा उमर साहब, कुछ सवाल जो हमें आ रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 2-3 दिनों से इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, वी वुड लाइक इट टू बी वेरी सक्सेसफुल एंड अ मेगा रैली। सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से ज़रूर आप बता। सिक्योरिटी के इंतजाम में हमारी इंतज़ामिया से बात हो गई है, हमने इंतज़ामिया ने हमें यकीन दिलाया सिक्योरिटी का। ट्रैफिक पुलिस से बात हो गई है, उन्होंने ट्रैफिक प्लान वहाँ पे है जो अभी सुबह से थोड़ी देर में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम जो वो ट्रैक है जो तारिक रोड वाली चौरंगी से कायद-ए-आज़म के मज़ार जाता है उसको हम ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन जो दूसरा ट्रैक है वो काफ़ी चौड़ा ट्रैक है और उसमें हमने उनसे बात की है कि 2 वे ट्रैफिक उसके ऊपर चलाई जाए। तो सिक्योरिटी के वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसले होने चाहिए। हमने अपने वॉलंटियर्स को जो है वहाँ पे तैनात किया है। उसके अलावा जो सबसे अहम बात जो मुझे पता है आजकल पाकिस्तान में स्पेशली कराची में तमाम लोग इस चीज़ से जो है वो परेशान रहते हैं, हमने बिल्कुल एक ये पुरअमन मुज़ाहरा है, बिल्कुल गैर सियासी, गैर नज़रियाती, गैर मजहबी, गैर किसी भी जो है सेक्टेरियन, किसी उसके बगैर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम मजहबी फ़िक़ाज़ सब ने इसकी जो है हिमायत की है और किसी तौर पे किसी के ख़िलाफ़ यहाँ पे नारे नहीं लग रहे। हमारा सिर्फ़ एक मकसद है कि पाकिस्तान के अवाम जो 70-75 साल से स्टेडफास्टली हिम्मत कदमी के साथ हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़े रहे हैं, वो इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का वो पार्टिसिपेशन, पाकिस्तान की वो हिमायत उस तरह एक्सप्रेस नहीं हुई। हमें पता है कि लोगों में गम गुस्सा बहुत है और लोग इसके कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नहीं है। इसलिए हमारी अपील ये है कि जितने लोग बड़ी से बड़ी तादाद में भी आना चाहें तो वो ज़रूर आए। आपको किसी किस्म की हमारा कोई एडवेंचरिज्म नहीं है, सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना, पत्ता भी नहीं टूटेगा, एक पुरअमन मुज़ाहिरा होगा और हम सब मिलकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। कुछ लोगों का कंसर्न होता है पार्किंग कैसे आए कैसे ना आए, तो हम कुछ मशवरा दे दें, कारपूल कर लें, 4-5 दोस्त इकट्ठे गाड़ी में आ जाएं, फिट इन कर लें। बाइक पे आ रहे हैं तो 2 दोस्त एटलीस्ट लाजमी साथ आएँ। फिर कुछ पार्किंग वगैरह का है इंतज़ाम? पार्किंग देखें, शारा कायदीन बहुत चौड़ी सड़क है, उसमें दोनों तरफ जो सर्विस रोड है उसमें पार्किंग मौजूद है। अगर आप शारा फैसल से शुरू करें वहाँ पे भी पार्किंग मौजूद है। उसके अलावा जो आपकी तारिक रोड है और जो सिंधी
सिंधी मुस्लिम वाला रोड आ रहा है शारे फैसल से, उस पर भी पार्किंग मौजूद है। हमारे पास काफ़ी तादाद में ट्रैफिक पुलिस भी होगी और हम खुद भी हमारे वॉलंटियर्स होंगे, तो पार्किंग की हम कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अब्दुल्ला की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा, जो एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर है और वैसे भी आपके लिए जो है मुश्किलात में कमी करेगी कि जितनी ज़्यादा आप कार पूलिंग, मोटरसाइकिल पूलिंग, बाइक किया या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकें, वो सबसे बेहतर, सबके लिए बेहतर होगा। अच्छा, एक दफ़ा हम इसको ये भी कर दें कि इसका मकसद ना भूलें कि ये रैली एक्चुअली हो क्यों रही है। दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल रैली। बहुत से हमारे पॉलिटिशियंस ने इसकी हिमायत की और साथ साथ ये भी ताकीद की है कि प्लीज़ अपने हमारे झंडे वगैरह ऐसी चीज़ें ना लेके जाएं। इसका एक सिंगल फोकस है कि ये रैली क्यों हो रही है। एंड ऑब्वियसली वी वुड लाइक, हमने दुनिया में होते हुए देखिए, हम इस फोरम पे कितना रिपोर्ट कर चुके हैं कि मिलियन पीपल स्ट्रॉन्ग रैलीज भी हो रही है, जैसे लंदन में भी हुई थी। वी वुड लाइक कि हमारा भी ये एहतजाज जो है ये रिकॉर्ड हो एंड इट शुड बी एन इम्प्रेसिव और एक इम्पैक्टफुल विजुअल इसका सामने आए, क्योंकि दुनिया में तो इसकी तस्वीर ही जानी है, इसकी फुटेज ही जानी है। ज़ाहिर है जितने हम ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बी पीसफुल एंड पार्टिसिपेट। इसका मैं सिग्निफिकेंस बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 29 नवंबर आज वर्किंग डे है, बुध के दिन ही क्यों। हम खुशी होती है और ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होता अगर हम संडे को कर सकते, लेकिन 29 नवंबर जो है 75 साल पहले यूनाइटेड नेशंस ने डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल डिक्लेयर किया था और उसकी निस्बत से पूरी दुनिया में, इवन इंडिया के अंदर भी जो है बहुत बड़े जो है प्रोग्राम्स वो हो रहे हैं। तो हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर एक बहुत बड़ा शो होता है, आई होप के शो हो, तो जो पूरी दुनिया में आज के दिन की तस्वीरें जाएं, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी। सो फुटेजेस पूरी दुनिया में ज़ाहिर इस दिन की मुनासिबत से खबरें भी होंगी, पैकेजेस भी होंगे, सो उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन भी हो। आप भी जब जाएं तो तस्वीरें लें, फुटेज बनाएं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लगाएं। बहुत बड़ा झंडा बनवाया फ़लस्तीनी जो लेके चलने के लिए 28 फुट बाई 45 फुट का वो झंडा है जिसको लेके चल रहे होंगे। कोशिश ये होगी कि अगर एरियल फोटोग्राफी या जो ब्रिज है कायद आज़म के मज़ार के पास शारे कायदीन के ऊपर, उमर साहब कोई शेयर करेंगे स्पीकर्स में कौन है? स्पीकर्स कोई नहीं है, कोई स्टेज नहीं बनाया गया है। आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है और वही तकरीरें सुनने का, हम इसको सिर्फ फोकस रखना चाहते हैं सारे एक जहत। एक्चुअली बात ये है कि प्रेजेंस काउंट्स, नंबर्स काउंट, तो लिहाजा पीपल्स प्रोटेस्ट, नोबडी एल्स। उमर फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, सो नाउ यू नो हम विल कीप रिपीटिंग 3:30 बजे शाहराए कायदीन पे हम आपसे मुलाकात करेंगे। जी जी जी। जियो न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी कवरेज और जियो न्यूज़ की वजह से हमारी बात बहुत दूर दूर तक पहुँची है। तो वी आर रियली थैंकफुल एंड वी होप यू विल स्टे विद अस फॉर लॉन्गर, कि हम उसके बाद भी। दैट्स द आइडिया, दैट टू मेक इट एज बिग एंड सक्सेसफुल एज वी कैन। मुल्क में पहली बार मरने के बाद तमाम जिस्मानी अज़ा अतिया करने और कानूनी ट्रांसप्लांट की तारीख रकम हुई है और हमने सोचा कि शेयर करना आपसे बहुत ज़रूरी है। एबटाबाद की 57 साला खातून है रिफत सफ्ताज, अपनी जान देते देते 3 जिंदगियों के चिराग रोशन कर गईं। इनके जिगर और दोनों गुर्दों से 3 जानें बचाई गई हैं। जिस्मानी आज़ा अतिया करने के निज़ाम की अदम मौजूदगी की वजह से दीगर हिस्से नहीं इस्तेमाल में लाए जा सके। मुल्क की तारीख में ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है। रिफत साहिबा की मौत वाक़ होते ही उनके आज़ा का रावलपिंडी में ट्रांसप्लांट किया गया। नई जिंदगी पाने वाले तीनों मरीजों ने भी मरने के बाद जिस्मानी आज़ा अतिया करने का ऐलान कर दिया है। 18वीं तरमीम के बाद अब आज़ा का अतिया एक कानूनी अमल है जिसके लिए ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन अथॉरिटी भी कायम कर दी गई है, जहां मरने के बाद अपने आज़ा के अतिया के लिए रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। उम्मीद है कि आज़ा अतिया करने का सिलसिला मज़ीद परवान चढ़ेगा और इसी को परवान चढ़ाने के लिए हमने डॉक्टर फ़हद अली को आज ज़हमत दी है, जो कि रिफत साहिबा के भाई हैं और ख़ुद भी एक डॉक्टर हैं। और इन कैसे फैमिली में एक ये सोच पैदा होना या ये ख्याल आना भी तो एक बात होती है। तो डॉक्टर फ़हद, हम आपसे सबसे पहले यही जानेंगे, तो क्या इससे पहले कोई प्रेसिडेंस थी या अचानक से रिफत साहिबा ने अपने भाइयों से या अपने बच्चों से डिस्कस किया, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फ़हद अब्बास हूँ। मैं एनेस्थेटिस्ट अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में काम करता हूँ और मैं रिफत का भाई हूँ। ये बात है 2012 और 13 की, जब मेरे बड़े भाई जो ब्रिगेडियर जाहिद फारूक हैं वो पोस्टेड थे पिंडी में AFIU में। तो वो एक ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं और साथ इंटेंसिविस्ट भी हैं। तो उस वक्त उन्होंने एक अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया
अंडर द सुपरविजन ऑफ जनरल अरशद महमूद। तो उसमें सबसे पहला फॉर्म जो फिल किया वो जनरल अरशद महमूद ने किया, फिर मेरे बड़े भाई ने, भाभी ने, इन्होंने किया, मैंने किया। तो बाद में मतलब इस फॉर्म फिल करने के कुछ 2 हफ्ते बाद हमने बहन को, बड़े भाई ने बताया किस तरह मैंने फिल कर दिए फॉर्म, और मैं जो है अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी ये विश है और विल है कि मुझे मेरे ऑर्गन्स को डोनेट किया जाए। तो बहन ने भी हमारी उसी वक्त कहा कि मैंने भी डोनेट करना है। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और बच्चों के सामने ये कहा कि मैं अपने, जिस तरह तुम्हारे मामू ने अपने ऑर्गन डोनेट कर दिए इसी तरह मैं भी ऑर्गन डोनेट कर रही हूँ, और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी नौबत आ जाती है तो मेरे ऑर्गन्स को डोनेट किया जाए। तो फिर बात ये पहुंचती है 9 नवंबर को, जब उनको ब्रेन हैमरेज हुआ और उन्हें ब्रेन डेड डिक्लेयर किया गया 11 नवंबर को, कि उनको ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो गया था जिसकी वजह से उनका ब्रेन डेड हो चुका। तो उसके बाद हमने बड़े मामू ने और मैंने बच्चों को बिठाया और कहा कि अभी वो टाइम आ गया है कि हमने इस पर डिसीजन लेना है कि जो उनकी एक विश थी उसके ऊपर क्या किया जाए। तो आई एम प्राउड ऑफ माई भांजे भांजियों का कि उन्होंने उसी वक्त डिसीजन लिया। हालांकि हमने उन्हें टाइम दिया कि हम कल सुबह तक मज़ीद वेट करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, मज़ीद वेट ना करें, हमारी तरफ से हाँ ही है। लेकिन हमने मज़ीद वेट किया। मंडे वाले दिन, इट वाज 13 नवंबर, तो उस दिन इट वाज फाइनली डिसाइडेड कि हम जो है वो उनके ऑर्गन्स डोनेट करने जा रहे हैं। जो उनकी विश थी उसके मुताबिक हार्ट, लंग्स, पैनक्रियाज, किडनीज, लिवर, ये सब कुछ डोनेट करना था। लेकिन बाकी किसी चीज़ का ट्रांसप्लांट हो नहीं रहा पाकिस्तान में, या वो चीज़ें अभी तक इतनी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो लिवर भी 2 बंदों को लगना था, फिर हमें दूसरा रेसिपिएंट नहीं मिला। ठीक है, तो इस वजह से एक बंदे को लिवर ट्रांसप्लांट हुआ और 2 बंदों को किडनी। तो टोटल डॉक्टर फहद, ये बड़ी हम एक्चुअली स्पीचलेस हो गए हैं क्योंकि हम इतने सालों से इस फोरम पे ये शो कर रहे हैं और हमने ऐसी कहानी पहले सुनी नहीं है। दिस इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग। लेकिन कुछ इसमें डिटेल्स हम पूछना चाहते हैं, जैसे कि ये एक वर्बल कमिटमेंट होती है कि व्हेन समबडी सेज कि जी आप अगर हमारी इस तरह मौत हो जाए तो आप ऑर्गन डोनेट कर दें, और ये कमिटमेंट फिर उनकी फैमिली फुलफिल करती है। ऑब्वियसली वो तो उस सिचुएशन में होते नहीं है। आई मीन हाउ डज इट वर्क आउट, क्योंकि ये इसको ऑनर करना, इस कमिटमेंट को, तो बाकी फैमिली की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। एक्चुअली ये वर्बल भी है, और अभी होटा जो है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी पाकिस्तान, इनकी साइट पे भी अवेलेबल है और इनका ब्लैक एंड वाइट में फॉर्म 6 भी अवेलेबल है, जिसकी इतनी ज्यादा कोई वो नहीं है। इफ यू कमिट टू योर फैमिली वर्बली इवन कि जी मेरे अगर मरने के बाद ऑर्गन्स डोनेट किए जाएं, तो इट कैन बी डन। इट डिपेंड्स अपॉन द फैमिली कि वो उस वक्त क्या डिसाइड करती है। इट्स नॉट कोई और इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या होता है, पहले आपको रेसिपिएंट ढूंढना पड़ता है, फिर आप ऑर्गन निकालते हैं, या फिर ऑर्गन निकाल के कुछ अरसे उसको महफूज रखा जा सकता है और उसके बाद रेसिपिएंट चाहे हफ्ते बाद मिले, महीने बाद मिले, वो डोनेट किया जा सकता है? हाउ डज दिस वर्क? एक्चुअली ये वाला सिस्टम अभी तक पाकिस्तान में या कहीं पे भी बहुत कम टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल लिवर जो है वो 12 आवर्स के लिए आप रख सकते हैं। जैसा कि इनका लिवर जो है वो निकाला जो है वो सफारी हॉस्पिटल में गया था, लेकिन ट्रांसप्लांट जो है वो PKLI लाहौर में किया गया था, तो वो पिंडी से लाहौर लेके जाया गया। किडनीज का कोई बहुत, और आप लोगों ने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था रेसिपिएंट कि हाँ जी लिवर का हमें रेसिपिएंट मिल गया है, सो यू नो बिकॉज इट हैज टू बी रश्ड इमीडिएटली टू द रेसिपिएंट, आई बिलीव। यस, रेसिपिएंट जो लिवर के लिए मैच होता है ना, इट्स ओनली अ ब्लड ग्रुप मैच, कि जिसका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है तो लिवर कैन बी डोनेटेड। किडनीज के लिए एक मैचिंग होती है जिसको HLA मैचिंग कहते हैं, दैट इज अ बिट डिफरेंट।
थैंक्स टू AFIP, शिफा एंड बहरिया हॉस्पिटल, MH और इन सब का कि हमने मंडे को सुबह गो हेड दिया जिस वक्त, तो उसके बाद इन्होंने HLA मैचिंग शुरू की और उसमें इन्होंने सारी रात लगाकर, स्पेसिफिकली डॉक्टर नवीद जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने वो HLA मैचिंग करवाई कि किस पेशेंट के साथ होती है। अभी अगर ये चीज़ कॉमन हो जाती है तो इट विल बी मच मोर ईजियर कि आपके पास एक लिस्ट अवेलेबल है और उसमें आप क्या करेंगे जी कि ये ब्लड ग्रुप है और इसके साथ हम HLA मैचिंग करवा लेते हैं। और वो लिवर का तो बहुत ही ईजी है कि ब्लड ग्रुप मैच्ड है तो यू कैन डू इट। सो डॉक्टर साहब अभी एट प्रेजेंट हमारे पास एट प्रेजेंट ऐसी लिस्टें मौजूद हैं जो ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हैं। ऑब्वियसली उसमें भी प्रायोरिटीज़ होंगी, जो ज़्यादा नाजुक हालत में होंगे उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। डू वी इवन हैव दैट सिस्टम, दोज लिस्ट्स? No, not at the moment. Actually, this is होटा's होटा का ये काम है कि वो लिस्टें रखें। कुछ अपने तौर पे हॉस्पिटल्स ने रखी हुई हैं, जैसे सफारी ने कुछ रखी हुई थी, ठीक है। इसी तरह CMH ने जो इनका है उन्होंने कुछ रखी हुई थी, लेकिन CMH में जो बंदे अवेलेबल थे उनके साथ मैच नहीं हो रहा। So this is really the discretion of the doctors कि ये yes, this is really discretion of doctors या हॉस्पिटल। एक्चुअली इसको रखना जो है वो होटा को चाहिए, right. जो होटा है उसको रखना चाहिए कि ये रेसिपिएंट्स हैं और डोनर्स भी ये हैं, तो उनमें से अगर कोई डोनर देता है तो उनके पास ऑलरेडी मैच अवेलेबल। डॉक्टर फहद अब्बास, एक और बात अब इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो 3 रिसिपिएंट्स हैं उनसे आपके भांजे भांजियों की मुलाकात हुई, मतलब हम उनके जज्बात और तासुरात भी जानना चाहते हैं कि somebody who's waiting for a liver transplant, जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, और अचानक से उसको पता लगे कि मुझे एक डोनर मिल गया है और मेरा मैच कर गया है, तो उस because this is actually a lifeline, they are waiting to be saved basically. Yes, actually जिसको liver transplant हुआ ख़याम, he was the only bread and butter of 12 मतलब उस वाहिद था जो कमा रहा था 12 बंदों की फैमिली मेंबर्स में। तो उसके लिए तो ये एक मौजज़ा था, या वो था कि यार उसको हेपेटाइटिस C था और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे था। जो एक किडनी वाला था, ही वाज जस्ट 28 इयर्स ओल्ड, और उसके फादर का मैच नहीं हो रहा था, उसकी मदर का मैच नहीं हो रहा था, और वो पिछले 10 साल से डायलिसिस पे था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10 साल हर हफ्ते 3 दफ़ा वो डायलिसिस करवाता था, और अभी वो डायलिसिस फ्री है। और उससे जो बात हुई थी तो ही वॉज वेरी थैंकफुल, और जो मैडम थी, मैडम रुखसाना, उनका जो है शी इज़ 52 इयर्स ओल्ड, और उनके साथ उनकी बेटी का और उनके हस्बैंड का मैच नहीं कर रहा था। और ये सारे पेशेंट्स जो हैं ये डिस्चार्ज हो चुके हैं, दे आर गॉन और दे आर होम एंड दे आर परफॉर्मिंग गुड। जो किडनीज थी वो उसी वक्त हमें, मतलब जो पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था वो उस लड़के का हुआ था, और उसमें उसी वक्त बता दिया गया था कि मतलब अगले दिन तक हमें पता लग गया था कि किडनी फंक्शन हो चुकी है, किडनी हैज स्टार्टेड मेकिंग द यूरिन, सो दैट मीन्स कि जब वो पेशाब बनाना शुरू कर दे तो वो फंक्शन हो गई है, सक्सेसफुल हो गया, और दे आर ऑफ फ्रॉम डायलिसिस फॉर द लास्ट 15 डेज जितने हो गए। This is a miracle. Yes, definitely. जिसको मोजज़ा कहते हैं ना, क्योंकि जिनको ज़िंदगी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हों और उनको मिल जाए out of nowhere, और hats off to जी please sir. This thing is not for कि हम लोग ये आके कोई अपना प्राउड या अपनी कोई हम लोग ये चाहते हैं हमारी बड़ाई की जाए। हमारी बहन ने एक पहली ईंट रखी है, हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियां बचाई जाएं, ताकि जो ये हमारे मुल्क में जो बहुत ज़्यादा, एक तो हमारा मुल्क नंबर 1 है हेपेटाइटिस B के, उसमें टॉप 3 में आता है, तो ये चीज़ें ख़त्म हों, जो इलीगल ट्रांसप्लांट्स हैं ये ख़त्म हों, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा मिले। इसमें कोई हम अपनी फेम या उस चीज़ के लिए नहीं बार बार आ रहे, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ये जो मेरी बहन ने कुर्बानी दी है,
इसके एक ईंट के ऊपर हम एक बिल्डिंग खड़ी करें। और ये चीज बाकी मुल्कों में हो रही है। सऊदीया में ये ऑलरेडी चल रहा है, ईरान में ये ऑलरेडी चल रहा है, मलेशिया में ये ऑलरेडी चल रहा है, टर्की में ऑलरेडी चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में तो ये इस तरह है कि आपके ऑर्गन्स डोनेटेड हैं अनटिल के आप विश करें कि मेरे ऑर्गन्स डोनेट ना किए जाएं। अच्छा, और लाइक ऑलरेडी ऑटोमेटिकली है। बहुत अच्छी। जी जी डॉक्टर फहद, ये दिस इज़ द मॉडल दैट वन शुड डेफिनेटली फॉलो। और बहुत शुक्रिया आपका टू बी ऑन आवर शो। और आपकी वाकई आपकी हमशीरा ने, आपकी बहन ने, जैसे कहते हैं ना, बारिश का पहला कतरा या पहली ईंट रखती है। अब आई होप कि इसके ऊपर इमारत बने और टॉक अमंगस्ट योर फैमिलीज, मतलब ये तो वो चीज़ें हैं कि इसके बारे में बात होनी चाहिए एंड वी वुड से डू इट। और इसीलिए इस्लामी मुल्कों का हवाला भी दिया गया है कि तमाम इस्लामी मुल्कों में, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो या तुर्की हो, सब जगह ये जायज़ है, ये हो रहा है। और भी अगर सोचे तो इट मेक्स सेंस अब इनकरेज किया कि आपके जाते जाते अगर किसी और की मदद हो सके तो इससे तो बेहतर, मतलब जन्नत कमाने का एक तरीका भी है। एनीवे, हैप्पी बर्थडे फवाद खान एंड वील सी यू टुमारो।